जंग का आज 17वां दिन है। 17 दिनों से इजरायल और हमास के बीच चल रहा संघर्ष थमने की जगह और विध्वंसक होता जा रहा है। और आज जो खुलासा हम करने वाले हैं, अगर वैसा हुआ तो सर्वनाश तय है। इजरायल पर बड़ा संकट आ सकता है, क्योंकि हमास, अल-कायदा और आईएसआईएस जैसे खूंखार आतंकी संगठन मिलकर एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह हमला ऐसा होगा कि इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। शायद 7 अक्टूबर से भी ज्यादा क्रूर, बर्बर और दिल दहला देने वाला। इन 3 खूंखार आतंकी संगठनों का एक ही मकसद है, इजरायल की तबाही, इजरायल को नेस्तनाबूद करना। और इसीलिए 7 अक्टूबर से बड़ा हमला होने की आशंका और भी बढ़ती जा रही है। और उसी से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर। सबसे पहले, हमास के पास केमिकल हथियार होने का शक। रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है हमास। हमास के पास से मिले दस्तावेजों से खुलासा हुआ। ये टॉप सीक्रेट इजरायली पेपर में इसका जिक्र किया गया है। इजरायली दूतावासों को अलर्ट कर दिया गया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने अलर्ट किया है कि हमास के पास रासायनिक हथियार हैं, केमिकल हथियार होने का शक है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है ये आप समझिए। इजरायल को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे इजरायल पर केमिकल अटैक के संभावित खतरे का खुलासा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, ये इसी यूएसबी ड्राइव में वो टूल किट सामने आई है। इजरायल के राष्ट्रपति ने दस्तावेजों के साथ दावा किया है। इजरायल के राष्ट्रपति के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के दौरान जवाबी कार्रवाई में ढेर हुए हमास के लड़ाकों के पास से एक यूएसबी स्टिक मिली। और इस यूएसबी ड्राइव में 2003 का अल-कायदा मॉड्यूल है, जिसमें गैर पेशेवर केमिकल हथियार बनाने का प्लान और डिजाइन है। यूएसबी से बड़ी चौंकाने वाली जानकारी मिली है। हमास लड़ाकों के लिए इस यूएसबी में 2003 के अल-कायदा मॉड्यूल के तहत केमिकल हथियार, सुनकर दुनिया में जो खौफ पसर जाता है जिसका नाम, वो केमिकल हथियार बनाने का तरीका बताया गया है। इजरायल के राष्ट्रपति ने भी इस बात का खुलासा एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में किया है। इसहाक हर्जोग उनका नाम है। और इसहाक हर्जोग ने कहा कि यह बहुत चौंकाने वाला है। निर्देशों में बताया गया है कि कैसे साइनाइड से एक तरह का गैर पेशेवर रासायनिक हथियार बनाया जाए। निर्देशों में साइनाइड फैलाव उपकरण के विस्तृत चित्र शामिल थे। और ये 2003 के रासायनिक हथियारों के लिए अल-कायदा के डिजाइन पर आधारित थे। अब इजरायल के खुफिया इनपुट यानी 7 अक्टूबर से बड़े हमले की खबर और केमिकल वेपन के इस खुलासे की कड़ियों को जोड़ें तो सवाल उठता है कि क्या इजरायल पर केमिकल वेपन से 7 अक्टूबर से बड़ा अटैक होगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, एयर मार्शल राजेश कुमार हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, और कैप्टन आलोक बंसल हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट। आप तीनों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जनरल मेस्टन, क्या आपको लगता है कि हमास इस तरह का कोई रासायनिक हमला कर सकता है इजरायल पर? गौरव, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमास की जो तैयारी है और जो ईरान के डायरेक्शंस पे हो रहा है, उसमें साफ जाहिर है कि ये काबिलियत है। और देखिए, 2005 और 2014 की जो हमास और इजराइल की लड़ाई थी, उसके बाद से इन्होंने काफ़ी प्लानिंग की है। और जितने भी प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, चाहे इस्लामिक जिहाद हो, चाहे हूती रिबेल्स हो, या जितने भी रिबेल्स हैं या इराक में और सीरिया में, उन सब को ये कंट्रोल कर रहा है ईरान। और ईरान का मकसद बहुत क्लियर है कि इजराइल को हमेशा के लिए खात्मा करना। और ये लड़ाई जो हो रही है, ईरान चाहता है कि ये सारी प्रॉक्सीज हर डायरेक्शन से इन पे अटैक करें। आपने देखा, हूती रिबेल्स ने यमन से परसों भी फायर किया। तो इनका इरादा बहुत क्लियर है कि इस लड़ाई को बढ़ाना। लेकिन ये लड़ाई अगर ये बढ़ती है और ये रासायनिक हथियार इस्तेमाल होते हैं साइनाइड वाले, तो इसका परिणाम बहुत ही गंभीर होगा, खासकर ईरान के ऊपर। फिर नो होल्ड्स नो बार अमेरिका और इजराइल मिल के ईरान के ऊपर सख्त हमला, वो मैं बता रहा हूँ, तगड़ा हमला करेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने की जरा सी भी चूक यहां पर हमास ने की तो फिर बवंडर आना तय है इस रीजन में। एयर मार्शल राजेश कुमार, हमास रासायनिक हथियार अगर इस्तेमाल करता है तो क्या ये हमास का ही काम होगा, या इसके पीछे हम माने कि कोई बड़ी ताकत है जो हमास को इतनी बड़ी ताकत मुहैया करा रही? देखिए, जो भी रासायनिक हथियार की जो टेक्नोलॉजी है वो विकसित देशों में और जिन देशों में टेक्नोलॉजी है उसी के तहत हो सकता है। तो ज़रूर इसके पीछे ईरान का हाथ होगा।
लेकिन अगर ये लोग कह रहे हैं कि आईसिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ जो आईसिस ने जब तबाही मचाई थी, उनके पास कुछ साइंटिस्ट थे, शायद उन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया हो। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर रासायनिक हथियार हमास यूज करता है तो उसकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ओपिनियन कंप्लीटली उसके अगेंस्ट चला जाएगा, और जो भी हमास को सपोर्ट करेगा उसके अगेंस्ट भी वर्ल्ड ओपिनियन चला जाएगा, क्योंकि रासायनिक हथियार जो हैं यूएन से बैंड है और 100 से अधिक देशों ने इस कन्वेंशन पे साइन किया हुआ है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता कि हमास इसको इस्तेमाल करे और यूनिवर्सल कंडेमनेशन ना हो। इजराइल का बहुत बड़ा दावा, 90 दिन में हमास खत्म, ये कहा इजराइल ने, इजराइल को मिटा देंगे, ये कहा है इजराइल ने। इजराइल कह रहा है 90 दिन में, इजराइल के पीएम नेतन्याहू कह रहे हैं 90 दिन में हमास का खात्मा कर देंगे, और वो इस मिशन में लगे हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ नेतन्याहू ने फिर से कहा है कि हम खात्मा कर देंगे हमास का, वो कह रहे हैं कि ये खूंखार आतंकी हैं और इनका मानवता से कोई लेना देना है नहीं, 90 दिन लगेंगे और हम हमास को खत्म कर देंगे। और दूसरी तरफ हमास 7 अक्टूबर से भी बड़े हमले की तैयारी में है। इनपुट्स हैं, वो इनपुट्स ये कहते हैं कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल पर दिल दहला देने वाला अटैक किया था, उससे बड़ा कोई अटैक हमास यहां कर सकता है। तो क्या वो अटैक केमिकल हमले के, केमिकल अटैक की शक्ल में होगा? कैप्टन बंसल, आपका क्या मानना है? अगर हमास ये हमला कर सकता है, अगर ये केमिकल अटैक हो सकता है, तो कहां से हो सकता है? जमीन के रास्ते होगा, समंदर के रास्ते होगा, हवा के रास्ते होगा, कैसे होगा ये अटैक? सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। एक तरीके से हमें पहले यह समझना चाहिए कि जो रासायनिक हथियार हैं, ये एक गरीब आदमी का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। रासायनिक हथियार बनाना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है जितना कि न्यूक्लियर वेपन बनाना है, और ये कोई भी बना सकता है। और इसीलिए वैश्विक जो संधि हुई है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन है, वो केमिकल वेपन्स के प्रसार को रोकने के लिए बनी। लेकिन आतंकवादी संगठन कई समय से केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का प्रयास करते रहे हैं। अल-कायदा के पास से भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे कि वो रासायनिक एवं जैविक हथियारों का जखीरा तैयार करने में लगे हुए थे। आईसिस के पास भी ऐसी सूचनाएं थी कि उनका भी इस तरफ प्रयास चल रहा है। तो अगर रासायनिक हथियार का प्रयोग करते हैं तो ये एक बहुत बड़ी घटना होगी, इससे काफी जानो माल का हमला होगा। पहली चीज तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उसको ये मालूम था कि इजराइल की सशस्त्र सेना उनसे कई गुना शक्तिशाली है। उनको ये मालूम था कि इजराइल के पास जो वेपन्स की एसिमेट्री है वो बहुत ज्यादा है। हमास एक आतंकवादी नॉन स्टेट एक्टर और इजराइल एक उन्नत राष्ट्र जिसकी सेना काफी बैटल हार्डन्ड है। लेकिन इसके बावजूद इस तरीके का हमला करने के पीछे हमास की मंशा ये थी कि एक तरीके का सुसाइडल अटैक था, और उनके जो उद्देश्य थे वो अन्य थे। वो ये जानते थे कि इस युद्ध का हमारे ऊपर बड़ा दुष्परिणाम होगा, हमारा काफी नुकसान होगा, और जैसे अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि 90 दिन के अंदर खत्म कर देंगे, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऐसे संगठन जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको आप सैनिक, मैं आऊंगा इस बात पर। अब इस जो आपने कहा ना, इसी बात पर आगे आऊंगा कैप्टन बंसल की। आने वाले दिनों में तो क्या हमास अब केमिकल अटैक सुसाइडल फॉर्म में करेगा? क्या हमास के आतंकी इस तरह के रासायनिक हथियार, जिनको आपने कहा कि गरीबों का मास डिस्ट्रक्शन वेपन है, उस हथियार को लेकर इजराइल में घुस जाएंगे? हमास का मॉडस ऑपरेंडी क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? और जब अब इजराइल की फोर्सेज इतनी अलर्ट हैं, क्या ये हो पाएगा? जंग के बीच हमास का SOS मैसेज, गाजा के अस्पतालों में फ्यूल खत्म हो चुका है, ये हमास ने मैसेज दिया है दुनिया को। 12 अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है, ये हमास कह रहा है। 32 मेडिकल सेंटर्स पर भी फ्यूल की कमी हो गई है। इजराइल के हमलों की वजह से संकट पैदा हुआ है, हमास ने ये दुनिया को मैसेज दिया है। यानी हमास दुनिया से मदद मांग रहा है, यानी हमास कह रहा है कि यहां पर हमारी मदद कीजिए, हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमारे अस्पतालों में इलाज नहीं हो पा रहा है। ये हमास एक SOS मैसेज भेज रहा है दुनिया को। और हमास ने कहा हम अब भी मजबूत। इसके बावजूद हमास कह रहा है कि हम अब भी मजबूत। हमास लीडर की ईरानी विदेश मंत्री से बात, इजराइल का विरोध जारी रहेगा, यह कहा है
हमास के महासचिव ने इजरायल के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है और कहा है हमास ने कि हम अब भी मजबूत हैं और इजरायल का विरोध करते रहेंगे। यानी हमास के तेवर इतने नुकसान के बावजूद अभी भी बिल्कुल भी ठंडे नहीं है। इसी बीच लेबनान सीमा से एक बड़ी खबर है। लेबनान सीमा पर आईडीएफ की बड़ी कार्रवाई। आईडीएफ यानी इजरायल डिफेंस फोर्सेस, इजरायल एयर स्पेस में हुई थी एक घुसपैठ। संदिग्ध टारगेट को आईडीएफ ने मार गिराया। पूरे इलाके में सायरन बज रहे हैं। लेबनान बॉर्डर जहां से लगातार टीवी9 आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहा है, उसी बॉर्डर पर एयर स्पेस यानी हवा के रास्ते इजरायल में घुसपैठ की कोशिश हुई थी और उस संदिग्ध टारगेट को आईडीएफ ने मार गिराया। अब वो संदिग्ध टारगेट कोई ड्रोन था, कोई और एयर ऑब्जेक्ट था, इसके बारे में पुख्ता जानकारी अभी मिलेगी, लेकिन लेबनान सीमा पर आईडीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। और आइए अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बीती रात गाजा के लिए कयामत की रात साबित हुई है। गाजा के अंदर एक रात में 320 अटैक किए गए हैं। इजरायली हमले में 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और सिर्फ जबालिया कैंप में ही 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 3 अस्पतालों के पास भी हमले हुए। तो गाजा पर एक रात में 320 अटैक किस तरह से धुआं धुआं कर दिया बीती रात गाजा को इजरायल ने, इन तस्वीरों में देखी। और गाजा में इजरायल की सेना घुस चुकी है। अभी पूरी तरह से जमीनी कार्रवाई तो नहीं शुरू हुई, लेकिन छुटपुट इजरायल की सेना गाजा के अंदर जा चुकी है और ये तस्वीरें उसी की गवाह है। गाजा के भीतर इजरायल की फौज मौजूद है और एक इशारा और इजरायल की जो बड़ी फौज है, जो हजारों सैनिक इस वक्त गाजा के बिल्कुल मुंह पर बैठे हुए हैं, वो कभी भी गाजा के अंदर घुस सकते हैं। लेकिन ये इजरायल की फोर्सेस अभी भी गाजा के भीतर हैं। कुछ चंद आंकड़ों जवान वहां हैं अभी। इसी बीच आपको गाजा में अस्पताल के बगल में 3 बम जो गिरे हैं उनकी तस्वीरें दिखाता हूं। ये देखिए, अस्पताल के बगल में बम गिरते ही लोग कैसे सहम गए, ये उसकी तस्वीरें, ये गाजा की तस्वीरें हैं। तो गाजा में अस्पताल में आपको मालूम होगा, अल ऐसी अस्पताल पर रॉकेट अटैक हुआ था, 500 लोगों की मौत हो गई थी। बहुत बड़ा मुद्दा बना था। पूरी दुनिया में इजरायल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए थे। इजरायल ने साफ मना किया था कि ये हमारा अटैक नहीं है, ये वहां पर फिलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये अटैक किया है और उसी का एक रॉकेट वहां पर उनके ऊपर आकर गिरा है। लेकिन इसी बीच अस्पताल के बगल में कैसे 3 बम और आकर गिरे, ये तस्वीरें बता रही हैं लोग कैसे सहम गए, ये उसकी तस्वीरें। तो देखिए, यहां पर सवाल यह है कि क्या यह केमिकल अटैक का मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है। मैं जरा अपर स्टूडियो जाता हूं, मेरे साथ जनरल मिस्टर वहां पर हैं और उस अपर स्टूडियो में जरा आपको उस वॉर रूम में समझाएंगे कि यह केमिकल अटैक अगर होगा तो कहां से होगा। क्या जमीन के रास्ते होगा, क्या यह आसमान के रास्ते होगा, क्या यह समंदर के रास्ते होगा। जनरल मिस्टर, वैसे तो हम मेडिटेरियन सी पर एक अलग ही सेगमेंट लेकर आए हैं और उस पर आपसे ब्रीफ बात होगी, लेकिन ये केमिकल अटैक की थ्योरी जिसको आप भी बाय करते हैं कि हो सकता है, ये कहां से, ये इजरायल के किस पार्ट पे आपको लगता है हो सकता है और किधर से हो सकता है? और देखिए, पहली बात ये, गाजा से अगर होता है तो गाजा से कहीं से भी हो सकता है ये, नंबर 1। हाँ। और कैसे होगा, देखिए इनके पास रॉकेट्स तो है ही। हाँ। रॉकेट से पॉसिबल है और ग्राउंड से तो मेरे को मुश्किल ही लगता है, क्योंकि अब ग्राउंड से तो ये घिर गए हैं, इनका सीज लग गया है। सर तो, यहाँ पर बात करते हैं, अगर ये गाजा है। हाँ बिल्कुल, ये गाजा आप कह रहे हैं कि यहाँ टैंक खड़े हैं, यहाँ पर ये आर्मर्ड व्हीकल्स खड़े हैं, यहाँ पर उनकी आईडीएफ की फोर्सेस खड़े हैं, तो जमीन से उनका अटैक करना मुश्किल है। आप ये कह रहे हैं गाजा से हमास जमीन से तो नहीं अटैक कर पाएगा। गाजा देखिए अभी घिरा हुआ है। हाँ। पूरा सीज है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द मेडिटेरियन साइड, नेवी से घिरा हुआ है। ओके। इनके स्पेशल फोर्सेस भी इधर डिप्लॉयड हैं, वो घिर चुका है। हाँ। सिर्फ जो थोड़ा सा एक ओपनिंग है उनके पास इजिप्ट से। हाँ। इजिप्ट से कोई मतलब नहीं है, वहां से कोई रासायनिक हथियार और अभी इन्फिल्ट्रेट होंगे, वहां से कुछ नहीं होगा। हाँ। इनके पास ऑलरेडी अगर है रासायनिक हथियार, अगर वो फिर रॉकेट में ही होगा और रॉकेट के ही जरिए डाल सकते हैं
और इनके पास एस्कलोन है, एस्किलोन है। रॉकेट से अटैक हो सकता है, यानी आसमान से। आसमान और से। क्या मेडिटेरियन सी से भी कोई वहां पर, क्योंकि अब अमेरिका के मेडिटेरियन सी में इनके पास कैपेबिलिटी नहीं है। वहां तो पूरी इजराइल की नेवी और यूनाइटेड स्टेट्स की जो 2 कैरियर फ्लीट डिप्लॉयड है, हाँ। यहाँ तो मैं बोल दूंगा ये कुछ नहीं अभी कर सकते हैं। बेसिकली रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड वाले से तो ये घिर रखे हैं, ग्राउंड से तो अब ये घिरते जा रहे हैं, इन्हीं के ऊपर अटैक होगा। रॉकेट अटैक तो सर वो एयर डोम लगा है, वो आयरन डोम, वो तो नाकाम कर देता है। फिर कैसे अगर वो नाकाम भी होता है, अब देखिए इसकी एक्सपर्टीज मेरे को नहीं है, लेकिन अगर रॉकेट में रसायन है वो फटेगा तो। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा को लेकर पीएम मोदी ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II से बात की है। गाजा के बिगड़ते हालात पर चर्चा की गई है। आम लोगों की सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। नागरिकों और अस्पतालों की सुरक्षा के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर दिया है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन की मदद के लिए भी बात की थी, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी बात की थी, वहां पर भारत ने कुछ मदद भी भेजी है। नेतन्याहू से भी प्रधानमंत्री की बात हुई थी, और अब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है गाजा के हालात को लेकर। लेकिन जरा देखिए, अभी हम बात कर रहे थे गाजा पर बीती रात के अटैक्स की। ये रविवार की रात की 5 तस्वीरें हैं। 332 ठिकानों पर वहां पर हमला हुआ है। इजराइल के जंगी जहाज रात भर गाजा पर बम की बारिश करते रहे, और ये उस बम के बारिश के बाद के विध्वंस की तस्वीरें हैं, जहां पर बिल्डिंग्स बिल्कुल वहां पर गुब्बारों की तरह फूटती रही, और अस्पतालों में या आसपास उसके किस तरह से लोग सहम गए। आप देखिए, ये तस्वीरें बीती रात की हैं। आईडीएफ ने ये तस्वीरें जारी की हैं। 400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। 3 अस्पतालों के पास हमले हुए हैं। 30 से ज्यादा लोग जबालिया कैंप में मारे गए हैं, और पूरा इलाका ये गाजा का कुछ इस तरह से थर्रा उठा है। ये रविवार की रात की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी अभी भी ये लड़ाई रुकी नहीं है। अभी भी लगातार ये हमले हो रहे हैं। हमास के ठिकाने तबाह करने के लिए लगातार यहां पर अब इजराइल की जो एयर स्ट्राइक है वो जारी है। बंधकों को छुड़ाने की कोशिशें भी इस बीच तेज हो गई है। देखिए, एक बड़ी खबर, बंधकों को छुड़ाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। हमास के कब्जे में 200 लोग हैं, ये कहा है आईडीएफ ने। हमास के कब्जे में 200 लोग हैं, 200 से ज्यादा है इनफैक्ट वो कह रहे हैं, और बल्कि यहां पर वो कह रहे हैं कि अब बंधकों को हम किसी भी तरह छुड़ाएंगे। बंधक बहुत बड़ा यहां पर इस पूरे युद्ध का सबसे जो कह सकते हैं सेंटर है या धुरी है इस पूरे मामले की, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, वो ये बंधक हैं। और इन बंधकों को छुड़ाने के ऊपर ही ये युद्ध तेज होगा नहीं होगा ये टिका हुआ है, क्योंकि ये बंधक केवल इजराइल के नहीं है। इन बंधकों में कई देशों के नागरिक हैं, और यही सबसे बड़ा नेगोशिएशन है क्या? ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। क्या बंधक ग्राउंड ऑपरेशन में देरी की वजह है? देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए नेतन्याहू बार बार कह रहे हैं, इजराइल की डिफेंस फोर्स के चीफ बार बार कह रहे हैं कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम टनल्स में जाने के लिए तैयार हैं, हम मर मिटने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कितना नुकसान हो, लेकिन हमास को नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद अगर ग्राउंड ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ है, तो क्या ये जो मेरी लेफ्ट साइड आप फुटेज देख रहे हैं, क्या ये उसकी सबसे बड़ी वजह है? क्या ये बंधक, जिसमें इजराइल के नागरिक तो हैं ही, लेकिन इजराइल के नागरिकों के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन या हो सकता है कुछ जर्मनी और कुछ देशों के नागरिक इसमें शामिल हों। 2 अमेरिकी बंधक, आपको याद होगा, मां बेटी को छोड़ा भी हमास ने। कतर के जरिए लगातार नेगोशिएशन हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद नेगोशिएशन कामयाब नहीं हो पा रहा है। क्या यही पर सबसे बड़ा सवाल, एयर मार्शल राजेश कुमार जी, क्या यही सबसे बड़ी वजह है कि ग्राउंड ऑपरेशन नहीं शुरू हो पा रहा है? देखिए, जो बंधक हैं उनका क्या अंजाम होगा ये तो कोई अभी कह नहीं सकता, लेकिन ज़रूर जो नेगोशिएशन चल रही हैं मेरे हिसाब से वो इसलिए सफल नहीं हो पा रही हैं क्योंकि एक तो जो हमास है उसकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उससे वो उतरने के लिए तैयार नहीं है। दूसरा, मेरे हिसाब से जो बीच में मध्य स्तर लोग हैं, जो मीडिएटर्स हैं, उनका भी थोड़ा बहुत दोगलापन है। वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मैसेज कुछ और पास करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो नेगोशिएशन है ये ज़्यादा देर चलने वाले नहीं हैं। या तो इनको खींचे जाने की योजना बनाई हुई है मीडिएटर्स ने,
लेकिन जो गाजा में जो ग्राउंड ऑपरेशन है उसको रोका इसीलिए गया है कि अमेरिका ये चाहता है कि ये युद्ध ज़्यादा ना फैले। वो चाहता है कि हिजबुल्ला, ईरान और बाकी सारी जो तरफों से आईडीएफ पर अटैक्स की योजना बनाई जा रही है, जैसे आपके प्रोग्राम ने बताया, आईसिस, हिजबुल्ला, हमास तीनों इकट्ठा होकर के एक विध्वंसक वार मारना चाहते हैं। मेरे हिसाब से अमेरिका ये चाहता है कि जब तक इस वॉर को सीमित ना किया जाए और पक्के सर ये देखिए, ये भी आयरनी है सर, गाजा का ऑपरेशन शुरू ना हो। अब ये भी कितनी बड़ी यहाँ पर आयरनी है, कितना बड़ा विरोधाभास है, या युद्ध की डिप्लोमेसी शायद इसी को कहते हैं जहां 2+2 4 नहीं होता। अब देखिए बंधक किसके छूटे हैं? अमेरिका के छूटे हैं। और नेगोशिएशन कौन कर रहा है? दोहा कर रहा है, कतर कर रहा है। और उसी की राजधानी दोहा में वो हमास के तमाम लीडर्स बैठे हुए हैं, और वही कतर जिससे अमेरिका भी बात कर रहा है और जो हमास भी जिससे बात कर रहा है। और छूट किसके बंधक रहे हैं? बंधक छूट रहे हैं अमेरिका के। अब ये क्या डिप्लोमेसी है? 18 देशों से अमेरिका ने लगभग बात कर ली अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए। लगातार वो ग्राउंड ऑपरेशन को हॉल्ट किए हुए इजराइल को बोल रहा है नहीं, तुम एक कदम आगे नहीं बढ़ोगे। लगातार वो सामान भेज रहा है, ट्रक कैरियर के एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए उसने, वहां पर लगातार उसने एयरक्राफ्ट भेज दिए, तमाम तरह के साजो सामान, हथियार, गोला बारूद, आर्मर्ड व्हीकल, पता नहीं क्या क्या भेज दिया। उसके बावजूद वहां पर देखिए युद्ध रुका हुआ है, यानी अभी जमीनी कार्रवाई रुकी हुई है क्योंकि शायद ये बंधकों का कोई खेल पीछे चल रहा है। अब ये डिप्लोमेसी देखिए आप क्या है यहाँ पर, एक देश जो हमास के साथ भी है और एक देश जो अमेरिका के लिए भी वहां नेगोशिएशन कर रहा है। गाजा में अब तक की हुई तबाही की गवाही के कुछ आंकड़े देते हैं। ये आंकड़े देखिए, गाजा में अब तक, अब इजराइल और गाजा मिलाकर, अगर दोनों मिलाकर, इजराइल और गाजा दोनों मिलाकर 6177 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 1800 बच्चों की मौत का दावा इसमें किया गया है इजरायली हमले में, यानी 1800 बच्चे मारे गए हैं इजरायली हमले में। 3103 बच्चे अपने पिता को खो चुके हैं। आईडीएफ के मुताबिक उनके 308 अफसरों की मौत हो चुकी है, जबकि 1000 हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। अब तक युद्ध में दोनों तरफ से 21,403 लोग घायल हैं। 15 लाख, देखिए जिसकी आबादी 22 लाख है वहां 15 लाख लोग बेघर हो गए। करीब 5 लाख महिलाएं और लड़कियां बेघर हैं। 10 के करीब अस्पताल तबाह हो गए। बच्चों के भविष्य का निर्माण करने वाले 48 स्कूल मिट्टी में मिल गए। हालांकि इजराइल की तरफ से भी बड़ा पलायन हुआ है, वहां भी 2 लाख लोगों को नॉर्थ इजराइल से नीचे की तरफ लाया गया, ये बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह वाला बॉर्डर भी वहां खाली कराया गया है। तो दोनों तरफ, हालांकि ज्यादा गाजा में हो रहा है, लेकिन दोनों तरफ किस तरह से तबाही का असर देखने को मिल रहा है। 1400 कुछ लोग, 1402 या 1403 का आंकड़ा इजराइल की तरफ से है, और बाकी यहां पर देखिए आंकड़ा यहां पर मरने वालों का है यहां गाजा से। लेकिन अब ये देखिए 1130 फिलिस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं और 222 बंधक इस वक्त हमास के पास हैं, ये भी एक आंकड़ा है। लेकिन अब आपको ये दिखाते हैं कि दुनिया भर में इसका क्या असर पड़ रहा है। केवल इजराइल में नहीं, दुनिया भर में इसका क्या असर पड़ रहा है। लंदन में इजराइल के समर्थन में किस तरह से प्रदर्शन हुआ, ये देखिए। ये वही लंदन है जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली गई थी, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और इजराइल का झंडा लेकर अब कैसे लोग सड़क पर उतर आए, ये भी आप देख सकते हैं। इस इजराइल और गाजा युद्ध की वजह से समाज में भी एक यहां पर बंटवारा साफ दिखता है, दुनिया के अलग अलग देशों में दिखता है। अब वो चाहे लंदन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दुनिया के दूसरे देश हो, हर जगह इस तरह की रैलियां कभी फिलिस्तीन के समर्थन में तो कभी लंदन के समर्थन में निकाली जा रही हैं। लेकिन इजराइल के खिलाफ दुनिया में विरोध की ये तस्वीर अब देखिए। हमने आपको इजराइल के समर्थन की तस्वीर दिखाई थी, अभी देखिए इजराइल के खिलाफ दुनिया में कैसे विरोध हो रहा है और प्रो पैलेस्टाइन रैलियां कैसे निकल रही हैं दुनिया भर में। अब इजराइल के अंदर की तस्वीर देखिए, और यह तस्वीर बहुत अहम है। यह तस्वीर इजराइल की मौजूदा राजनीति और उनकी मौजूदा देश की स्थिति बताती है। यह तस्वीर किसी दूसरे देश की नहीं है, यह तस्वीर इजराइल की है, यह तस्वीर तेल अवीव की है, जहां पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और अपनी सरकार का विरोध करने लग गए, नेतन्याहू का विरोध करने लग गए। इनका साफ कहना है कि युद्ध करने से पहले हॉस्टेजेस की जो क्राइसिस है उसको खत्म किया जाए। इनका कहना है कि हमारे जो लोग वहां बंधक हैं उनको छुड़ाया जाए। नेतन्याहू का आप ध्यान रखिए विरोध बहुत लंबे समय से हो रहा है, और उस वजह, उसको भी एक बहुत बड़ी वजह बताया जाता है कि यहां पर इतना बड़ा हमला इजराइल पर हो पाया। कैप्टन मंजल, क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू के ऊपर तो एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है,
और केवल क्योंकि ये देश युद्ध की स्थिति में है इसलिए नेतन्याहू के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं हो पा रहा है नेतन्याहू की सरकार के ऊपर, वरना नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा अब इजराइल में दिखने लग गया है। देखिए, जिस दिन ये युद्ध खत्म हुआ नेतन्याहू गए, तो नेतन्याहू की कोशिश है कि युद्ध जितना लंबा से लंबा खींचे, क्योंकि लोगों का ध्यान जो है डाइवर्ट रहेगा, और इसीलिए वो ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं कि 90 दिन के अंदर हमास को खत्म कर देंगे। क्या 90 दिन तक युद्ध चलेगा? क्या 90 दिन तक इजराइल की जनता नेतन्याहू को सत्ता पर बैठाए के रखेगी? ये काफी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये जो हमला हुआ ये पूरी तरह से नेतन्याहू की नाकामी थी, उनकी सत्ता की जो भूख थी जिसने इजराइल को इस कमजोर घड़ी पे पहुंचा दिया। अगर आप देखें, इजराइल के लिए ये इतना बड़ा झटका था कि 6 डे वॉर जो हुआ था 67, उसमें भी इतनी कैजुअलिटीज नहीं हुई थी जितनी इस आतंकवादी हमले में हो गई। अगर आप एक यौम किप्पुर वार को छोड़ दें तो पिछले 50 सालों में इस तरीके की कोई इतनी बड़ी घटना जिसमें कि इजरायली नागरिक और सैनिक इतनी बड़ी संख्या में मारे गए हो कभी हुआ नहीं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था इजराइल की अंदरूनी स्थिति है। लेकिन आपने जो अभी बाहरी स्थिति बोली, क्योंकि इस वक्त जो था कई अरब राष्ट्र इजराइल से संबंध सामान्य कर रहे थे। संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन, इन्होंने अपने संबंध स्टैब्लिश कर लिए थे। मिस्र और जॉर्डन के संबंध पहले से ही बने हुए थे। तो ऐसे में इस हमले को कर और जैसा आपने दिखाया कि विश्व भर में जो जिस तरीके से इजराइल का विरोध हो रहा है, उन सरकारों के लिए जो इजराइल से संबंध सामान्य करना चाह रही थी, अब एक बहुत ही मुश्किल घड़ी आ गई। अमेरिका का पार्टिसिपेशन तो हम देख रहे हैं, लेकिन अमेरिका कैसे इजराइल की सुरक्षा के लिए भूमध्य सागर को बिल्कुल अपना चलता फिरता एक बेस बना चुका है, अब आपको वो दिखाते हैं। और उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा ऊपर स्टूडियो। जंग में मदद की वजह से ईरान समेत उसके बाकी सहयोगी देशों का सुपर पावर दुश्मन बना हुआ है अमेरिका, लेकिन इजराइल की मदद के लिए उसने कैसे अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर समेत तमाम वॉरशिप्स, वेसल्स, वहां पर क्रूजर, डिस्ट्रॉयर भेजे हुए हैं। और साथ ही साथ भूमध्य सागर भी अब इस वक्त कूटनीति का भी अड्डा बन गया है। कैसे, आपको दिखाते हैं। पहले दुश्मनी की बात करते हैं। इस दुश्मनी का तूफान भूमध्य सागर में भी उठ रहा है। सामने आपको 2 जानी दुश्मन दिख रहे हैं, और जानी दुश्मन नहीं तो इस वक्त दुनिया की अदावत के जो 2 केंद्र हैं उनके सबसे बड़े लीडर्स आपको दिख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, जहां 10 युद्धपोत उसने भूमध्य सागर में तैनात कर रखे हैं, दुश्मनों की मिसाइलों का काल कहलाने वाला थर्ड सिस्टम तैनात कर रखा है। इसके अलावा पेट्रियट बटालियन को भी तैनात किया है। तो वही चीन ने भी 6 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं, जबकि यमन के जरिए ईरान हमले करवा रहा है, लेकिन ईरान के रास्ते में इजराइल की ढाल बनकर खड़ा है अमेरिका। इस वजह से समंदर में संघर्ष छिड़ गया है, जिसमें अभी आत्मरक्षा के लिए हथियार चले हैं। तो डर यह है कि कहीं देखते देखते ये संघर्ष विश्व युद्ध में ना बदल जाए। तो आपके सामने देखिए 10 युद्धपोत, थार्ड, और वहां पर तमाम तरह की सुविधाएं, पेट्रियट बटालियन, 3000 से ज्यादा जवान, 6 जंगी जहाज वहां पर इस वक्त आपके सामने। लेकिन मैं, क्योंकि यहां पर हमारे सामने नक्शा है जनरल मेस्टन, ये आपके सामने भूमध्य सागर में, ये आपके देखिए, ये गाजा है, ये इजराइल है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर इधर आए तो यहाँ पर स्वेज नहर से होते हुए रेड सी आता है। ये जो सर इलाका है, अभी तक हम देख रहे थे अमेरिका, लेकिन अब तो यहाँ पर चाइना भी आ रहा है। तो ये साउथ चाइना सी पार्ट 2 बन जाएगा क्या? और देखिए, चाइना की तो पूरी कोशिश है, चाहे एक्चुअल इंडो पैसिफिक हो या बे इंडियन ओशन हो या मेडिटेरियन हो, वो अपनी नेवी को डोमिनेट करना चाहता है, और वो उनके पास ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटीज है। अब जहाँ तक चाइना का सवाल है, अगर ये मेडिटेरियन सी में अपने भी शिप्स तैनात कर रहा है, तो देखिए, मेरे को लगता है वो सिर्फ एक शो ऑफ फोर्स है, या टू मेक द वर्ल्ड रियलाइज कि वो एक सुपर पावर है, अमेरिका की टक्कर कर सकता है। लेकिन इससे ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे को नहीं लगता है कि चीन कुछ कर सकता नहीं, लेकिन है। फिर उसके अमेरिका के बरक्स अपने 6 वॉरशिप्स वहां पर भेजने का मकसद क्या है? अमेरिका का तो बहुत क्लियर है। देखिए, रेड सी है, पर्शियन गल्फ है, और मेडिटेरियन सी है। ये टोटल डोमिनेशन है। पहली बात तो हिजबुल्लाह को बताने के लिए कि आप यहाँ से हमला नहीं करेंगे इसराइल के लिए। दूसरा है जो मेन, देखिए, इनका सारा नर्व सेंटर, कंट्रोल कमांड सेंटर है ईरान में। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है ईरान के लिए। तो ये मुझे एक चीज बताइए, मैं इधर आता हूँ। ये मेडिटेरियन सी है, ईरान की बात करें तो उधर कहीं पीछे उस तरफ जाता है। ये जो शिप्स हैं या ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, क्योंकि आइजनहावर एयरक्राफ्ट कैरियर, आपका जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, उनके साथ डिस्ट्रॉयर, क्रूजर, इनकी कैपेबिलिटीज क्या है और ये किस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को कवर कर सकते हैं?
देखिए, ये जहाँ तक है, पहली बात ये इनमें न्यूक्लियर पावर्ड है, हाँ। तो इनकी वो प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी, इनके पास जितनी भी मिसाइल कैपेबिलिटी है ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, तो उनके लिए ये इलाका देखिए, एक तो इजराइल के कोस्ट पे इनका प्रेजेंस है, एक देखिए नेचुरल है, किसी को सिक्योरिटी की एक फीलिंग दिलाती है इजराइल कोस्ट पे। दूसरा, यहाँ से ईरान जबकि काफ़ी दूर है, आपने वो उधर बताया है, वो उसकी आराम से रेंजेस में है। इनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिसाइल्स भी हैं, इनके पास जो F-18, F-16, F-35 स्टेल्थ फाइटर्स हैं वो सारे वहाँ पर बेस्ड हैं, तो ये सारी इनके पास कैपेबिलिटी है। और उधर जो है वो पर्शियन गल्फ में और रेड सी में वो भी इसलिए डिप्लॉयड है, ईरान के लिए भी है, और वो जितने भी वहाँ पर देखिए बेसिकली अभी हुतू रिबेल्स हैं जो यमन में, उनके लिए है। वो जो एक हुती विद्रोहियों ने मिसाइलें मारी थी और फिर वहां पर अमेरिका और वही उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। तो ये एक नमूना है कि अमेरिका न केवल देशों से बल्कि प्रॉक्सी जो लड़ाके हैं उनसे भी रक्षा कर सकता है। अमेरिका का इसमें एक्सपीरियंस भी रहा है अफगानिस्तान में। देखिए, ये नेतन्याहू ने जरूर बोला 90 दिन में वॉर खत्म होगी, अमेरिका भी यही चाहता था। मैं अफगानिस्तान में जब था, फाइनली कितने साल, 20 साल तक अमेरिका वहां थी। तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा करना इतना इजी नहीं है। और ये जो अभी कैप्टन बंसल ने भी बोला है, बिल्कुल सही बोला है, नेतन्याहू ने जो 90 दिन दिया है वो अपनी लोगों के लिए कि हम लड़ाई खत्म करेंगे, जिससे वो तब तक, मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस को भी एड्रेस कर रहे हैं इस वॉर के साथ। गाजा के अस्पताल कैसे कब्रगाह बन गए हैं और मरीजों से ज्यादा वहां पर बम गिरने मौतें हो रही हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बम गिरने के बाद का गाजा आप देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे यहां पर मलबे का ढेर लग गया हो। ऐसा लगता है कि जैसे ये पूरा इलाका या पूरा शहर या पूरी गाजा पट्टी अब भुतहा खंडहरों के ठिकाने के रूप में बदलती जा रही हो, जहां पर एकदम बिल्डिंग से ज्यादा मलबा दिख रहा है। जिधर नजर डालेंगे वहां पर आपको तबाही के सबूत दिख रहे हैं। जली हुई गाड़ियां, तबाह हुए घर, टूटे हुए मकान, टूटी फूटी सड़कें, सड़कों पर इमारतों के मलबों का ढेर। ये गाजा की रियलिटी बन चुकी है, गाजा की तस्वीर आज की बन चुकी है। बम गिरने के बाद का गाजा बन चुका है, यह आप देख सकते हैं। इसके बावजूद हमास लगातार कह रहा है कि हम इजराइल के आगे झुकेंगे नहीं। इसके बावजूद इजराइल लगातार कह रहा है कि हमास को हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन तबाह कौन हो रहा है? घर और मकान, और किसके तबाह हो रहे हैं? अस्पताल मर कौन रहा है? कौन अपनों को खो रहा है? देखिए, अस्पताल में मरीज से ज्यादा मौतें अब इस वक्त हो रही हैं, यानी जितने मरीज नहीं उससे ज्यादा तो लोगों की मौत हो चुकी है अस्पतालों में इन हमलों की वजह से। गाजा के अस्पताल कब्रगाह बनते जा रहे हैं और वहां पर इस तरह की तस्वीरें आम हो चली हैं, जहां पर सफेद कपड़े में इस तरह से लोगों की लाशों को लपेटकर अस्पतालों के बाहर इस तरह से कुछ लाइन में रख दिया जा रहा है। लेकिन अब आपको ये बताते हैं कि यहां पर ये तस्वीरें तो हम आपको दिखाते रहेंगे। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, इसको कोलैटरल डैमेज का नाम दीजिए, इसको आप आम लोगों की मौत का नाम दीजिए। लोगों की मौत लगातार हो रही है, गाजा में ज्यादा हो रही है, इजराइल में भी 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी जानना जरूरी है कि कैसे यह युद्ध अब डिप्लोमेसी का मंच बन चुका है, जियोपॉलिटिक्स का मंच बन चुका है, जहां लोग इजराइल के साथ भी खड़े दिखते हैं और गाजा के साथ भी खड़े दिखते हैं। आपको बताते हैं कि इजराइल के साथ कौन से G7 देश, जो दुनिया के सबसे ताकतवर देशों का संगठन माना जाता है, वो G7 देश खुलकर अपना समर्थन दिखा चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नेतन्याहू से मिलने आ चुके हैं, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक आ चुके हैं मिलने, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी आई थी, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज आ चुके हैं, ग्रीस के पीएम किरियाकोस मित्सोटाकिस, इसके अलावा ये सब मिलने आ चुके हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, हालांकि ग्रीस G7 में मत गिनिए, लेकिन ऊपर के बाकी 4 G7 में है। और ये G7 बहुत ताकतवर संगठन है, जिसका अभी लास्ट जो मीटिंग हुई हिरोशिमा में। इधर मिलने वाले कौन कौन से हैं? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति आने वाले हैं, मार्क रूट नीदरलैंड्स के पीएम आने वाले हैं। कैप्टन बंसल, ये क्या होड़ लग गई है? ये तो यूक्रेन पार्ट 2 दिखता है, जैसे काइव वहां पर वॉर टूरिज्म नाम दे दिया गया था कि ये तो वॉर टूरिज्म हो रहा है, सब यहां पर आ रहे हैं। इनके आने का मकसद क्या है और इजराइल की मदद कैसे होती है इनके आने से? देखिए, ये जितने भी राष्ट्र हैं, इनके यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या में ऐसी आबादी है जो यहूदियों की है और इनके इजराइल के साथ घनिष्ठ व्यापारिक और सामरिक संबंध रहे हैं। तो इन राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो पहली बार हमला हुआ 50 साल के बाद, तो पहली बार इजराइल के अस्तित्व को एक खतरा हुआ।
तो ये सभी राष्ट्र जो है वहां जाकर यह दिखाना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पर साथ ही साथ इनमें से कई राष्ट्रों के यहाँ एक समस्या है कि इनके यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोगों की जनसंख्या है जो हमास के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, उनके साथ उनकी सिंपैथीज हैं और वो चाहेंगे कि जो हमास के जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, विशेषकर जो निशस्त्र लोग हैं, जो फिलिस्तीनी लोग हैं जो गाजा में रह रहे हैं, उनकी जो मौत हो रही है उसको रोका जाए। ठीक है। तो ये एक समस्या है जो अभी देखी जाएगी। और आप जैसा बताया आपने कि अधिकांश राष्ट्र ऐसे हैं जो दोनों तरफ से बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति भी फिलिस्तीनियों की मानवीय सहायता देने की बात कर रहे हैं, कतार से बात कर रहे हैं बंधकों के लिए, क्योंकि कतार एक ऐसा राष्ट्र है जो वैचारिक रूप से हमास के सबसे करीब है। और अगर आपने देखा हो कि कतार ने हमेशा पूरी कीजिए बात सर, समय खत्म हो चुका है, को एक अपशरण दी है। पहले तालिबान का ऑफिस भी वहीं था, अभी आज हमास के लोग वहीं हैं और उसी के माध्यम से सारी बातचीत चल रही है।